चीर के भी देखा तो कतरा एक खून ना निकला। ये अर्थव्यवस्था और उसका ये बजट केवल 6 से 10% लोगों के हितों के लिए है कि ऊपर ऊपर विकास कर दिया जाए, धीरे धीरे कर बूंद बूंद रिसके हुए विकास नीचे तक पहुंचेगा। लोक लुभावन बजट पेश करने की आवश्यकता नहीं रह गई है। एक लाभार्थियों का एक बड़ा संसार बना लिया गया है। अब मोदी जी 5 राज्यों की बिल्कुल चिंता नहीं कर रहे हैं, वो देश को आगे ले जाने वाला बजट पेश कर रहे हैं, इस पर भी आपको ऐतराज हो रहा है? इन चुनावों में इस बजट से बीजेपी को कोई फायदा नहीं होगा। पहले से ही लोगों को लाभार्थी बनाने, वोटर को लाभार्थी में बदलने की जो आर्थिक और राजनीतिक टेक्नोलॉजी है वो पहले से ही अपना काम कर रही है। सरकारी पार्टी जगह जगह चुनाव में बुरी तरीके से फंसी हुई है, उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी की लहरें चल रही हैं। उसके बावजूद बजट में जनता का ध्यान नहीं रखा गया है। पहले कम से कम बजट पेश किया जाता था तो उसमें एक बहाना रखा जाता था, एक पर्दा रखा जाता था कि हम आम जनता के लिए कुछ कर रहे हैं। इस बजट को आप बहुत देर तक ढूंढेंगे तब भी इसमें आम जनता के हित के लिए सीधे सीधे की जाने वाली एक भी चीज़ नहीं मिलेगी। नमस्कार, मैं हूं विजय विद्रोही। अनकट में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बजट पर हमारी खास पेशकश। कुल मिलाकर गालिब साहब का एक शेर है कि चीर के भी देखा तो कतरा एक खून ना निकला। बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का। तो आप भी यही कहेंगे बजट के लिए? नहीं, मैं तो आपने कम से कम शेर पढ़ने की उदारता दिखाई है। ये बजट गालिब के शेर के काबिल नहीं है। देखिए, बहुत दिनों से हम लोग सुनते आ रहे हैं और शास्त्र में भी पढ़ते आ रहे हैं कि ट्रिकल डाउन थ्योरी होती है कि ऊपर ऊपर विकास कर दिया जाए, धीरे धीरे कर बूंद बूंद रिसके हुए विकास नीचे तक पहुंचेगा। इसमें ये उसका क्लासिक उदाहरण है। और क्लासिक ही नहीं, मैं कहूँगा एक निर्लज्ज किस्म का उदाहरण है। पहले कम से कम बजट पेश किया जाता था तो उसमें एक बहाना रखा जाता था, एक पर्दा रखा जाता था कि हम आम जनता के लिए कुछ कर रहे हैं। इस बजट को आप बहुत देर तक ढूंढेंगे तब भी इसमें आम जनता के हित के लिए सीधे सीधे की जाने वाली एक भी चीज़ नहीं मिलेगी। और इस चक्कर में मध्य वर्ग भी मारा गया है। आम जनता के लिए कुछ कर देते तो फिर आप कहते कि साहब देखो, चुनाव का ध्यान रखा गया, देश का ध्यान नहीं रखा गया। 5 राज्यों की चिंता है मोदी जी को। अब मोदी जी 5 राज्यों की बिल्कुल चिंता नहीं कर रहे हैं, वो देश को आगे ले जाने वाला बजट पेश कर रहे हैं, इस पर भी आपको ऐतराज हो रहा है? नहीं विजय भाई, मैं तो चुनाव के बहाने भी अगर जनता को मिले तो मैं तो उसकी भी प्रशंसा करता हूँ। देश की जनता को तो कुछ मिलता ही नहीं है, चुनाव के जरिए मिले। तो चुनाव के वोट के जरिए वो एक तरह का विनिमय होता है कि हम लोगों को डर होता है कि हमें वोट नहीं मिलेंगे, हम सरकार से बाहर हो जाएंगे, इसलिए हम कुछ ना कुछ लोगों को दे दें। तो वो कोई अपने आप में लोकतंत्र में बुरी बात नहीं है। ये जो एक्सचेंज है ये लोकतंत्र के लिए कोई बुरा संकेत नहीं है। दिक्कत ये है, आप वही तो मैं कह रहा हूँ, ये निर्लज्जता की सीमा है। चुनाव सिर पे हैं, सरकारी पार्टी जगह जगह चुनाव में बुरी तरीके से फंसी हुई है, उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी की लहरें चल रही हैं। उसके बावजूद बजट में जनता का ध्यान नहीं रखा गया है। यही तो मैं कह रहा हूँ। देखिए, इनडायरेक्ट वे में तो मुझे लगता है ध्यान रखा गया है। किसान चाह रहे थे कि एमएसपी को सुनिश्चित कर दिया जाए, तो एमएसपी को सुनिश्चित करने की दिशा में सरकार ने अपनी तरफ से कदम उठाया, कहा कि रिकॉर्ड एमएसपी पर खरीद होगी। तो आपको नहीं लगता कि इससे किसान संतुष्ट हो जाएगा? नहीं, एमएसपी की कानूनी गारंटी मांग रहे हैं किसान। सुनिश्चित करने का क्या मतलब हुआ? लेकिन जो कमेटी बनी वो तो उसमें तो कमेटी बनी, उसकी लैंग्वेज सुनिश्चित करना जिसके लिए किसान सहमत है। ये कोई देवताओं की आराधना करके उनसे वरदान लेने का सवाल नहीं है। भारत का कानून है। किसानों ने इतने दिन तक आंदोलन चलाया, इसलिए चलाया कि एमएसपी की कानूनी गारंटी दी जाए। सरकार ने उसके लिए कमेटी बनाई है। कमेटी कैसी बनाई है, वो कैसा काम कर रही है, अभी उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता है। तो ये कहना कि हम एमएसपी की खरीद करेंगे, पहले से ज़्यादा खरीद करेंगे, कम खरीद करेंगे, ये तो भविष्य के गर्भ में है। होगा कि नहीं होगा कुछ नहीं पता। ये भी ट्रिकल डाउन थ्योरी का ही उदाहरण है कि नीचे बूंद रिस रिस कर फायदा पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये मान लिया गया है, ये एक प्रिजम्पटिव एक्ट है, ये मान लिया गया है कि ऐसा होगा। इसके आधार पर ही पूरी अर्थव्यवस्था काम कर रही है। इस पूरी अर्थव्यवस्था का जो कैचमेंट एरिया है, यानी जितने बड़े लोगों से को संबोधित करते हैं, वो किसी भी कीमत पे 6 से 10% से ज़्यादा लोगों का नहीं है। ये अर्थव्यवस्था और उसका ये बजट केवल 6 से 10% लोगों के हितों के लिए है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, हमारे यहाँ कहा जाता है कि बजट इकोनॉमिक्स नहीं होती, पॉलिटिकल इकोनॉमिक होती है। आपको लगता है इसमें पॉलिटिकल इकोनॉमी भी नहीं है क्या, अगर इकोनॉमिक्स नहीं है तो? हाँ, पॉलिटिकल इकोनॉमी है ना। पॉलिटिकल इकोनॉमी कई तरह की होती है। पॉलिटिकल इकोनॉमी गरीबों के लिए भी हो सकती है, पॉलिटिकल इकोनॉमी मध्य वर्ग के लिए भी हो सकती है, और पॉलिटिकल इकोनॉमी अमीर लोगों के लिए भी हो सकती है। आप देखिए ना कि 1 करोड़ जिसकी आमदनी थी, उसकी आमदनी को अब कर दिया गया है कि आप 10 करोड़ तक अगर आप आमदनी हो जाएगी तब आपके ऊपर सरचार्ज लगना शुरू होगा। अगर आप सोचिए ना,
बेचारे जिसकी 1 करोड़ की आमदनी थी वो सरचार्ज नहीं दे पा रहा था, सरचार्ज देने में दिक्कत थी, उसको दूध चीनी खरीदने में दिक्कत थी, इसलिए उससे कह दिया गया आप 10 करोड़ तक कमाते रहो, आपको कोई सरचार्ज नहीं लगेगा। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कुल मिलाकर पलड़ा किस तरफ झुका हुआ था। एक बात कही जा रही है क्रिप्टो करेंसी की। अब पूरी दुनिया में सब कह रहे हैं कि एक भविष्य की करेंसी है। अमेरिका के अंदर जो सिलिकॉन वैली है उसमें ज़्यादातर सौदे जो बड़ी कंपनियां हैं, गूगल जैसी, फेसबुक जैसी, यूट्यूब, वो लोग अब क्रिप्टो करेंसी पर सौदे करने लगे हैं। कोई जगह मैं पढ़ रहा था कुछ लोग तो 50% से ज़्यादा। तो ऐसे में आपको क्यों नहीं लगता कि ये ज़रूरी हो गया था हिंदुस्तान में भी कि हमारी खुद की एक डिजिटल करेंसी हो, प्लस क्रिप्टो करेंसी को कुछ लीगल जामा पहनाने की कोशिश हो, इस लिहाज से 30% टैक्स लगाया गया है और कमाई भी हो जाए इससे। देखिए, डिजिटल करेंसी अलग चीज़ है, क्रिप्टो करेंसी अलग चीज़ है, इन दोनों का घालमेल आपस में नहीं कर सकते। हमारा मानना यह है कि आखिरकार किस प्रकार के इकोनॉमिक इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर सरकार ने फोकस किया है। डिजिटल करेंसी, हाँ, डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी, स्टार्टअप को राहत देना। आप देखिए, कुल, मैं फिर बार बार इस बात पर जोर देना चाहता हूं, कुल कितने कम लोग इन गतिविधियों में भाग लेते हैं, कितने कम लोग हैं जिनके लिए पूरा बजट डॉक्यूमेंट बना है। बाकी आम लोगों के लिए कह दिया गया कि हमने भाई इंफ्रास्ट्रक्चर में यानी अधिसंरचनात्मक सुविधाओं में इतना बड़ा निवेश करने का फैसला किया है। हाँ, अब वो निवेश कब होगा, कैसे होगा, सरकार ने धीरे धीरे कर इसी पार्टी की सरकार नहीं, पहले से चला आ रहा है, धीरे धीरे कर लोगों की सीधे सीधे आमदनी बढ़ाने की क्षमताओं से अपने आप को वंचित कर लिया है। फिर मुझे अवैध जी एक बताइए, क्या सरकार इतनी मूर्ख है क्या? 5 राज्यों में चुनाव हैं, सरकार को दिखता नहीं है? सरकार, बीजेपी की हालत कुछ राज्यों में खराब है, फिर भी नहीं दिख रहा, फिर वो क्यों वो कंस्ट्रेंट कर लिया कि हम लोग लुभावना बजट। आपकी बात, मेरा कहना है मूर्ख नहीं है, सिद्धांत, थियरी बदल गई है। थियरी ये बदल गई है कि हम लोगों के खाते में सीधे 500 रुपये, 1000 रुपये, 1500 रुपये ट्रांसफर करेंगे। इसके पीछे सिद्धांत ये है कि हम लोगों की आमदनी तो बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि आमदनी हम बढ़ा नहीं सकते, हमारे पास वो आर्थिक इंस्ट्रूमेंट है ही नहीं, हमने छोड़ दिए हैं, अपनी मर्जी छोड़ दी है, बाजार के हवाले कर दिया है। इसलिए हम उनको दान दक्षिणा करेंगे, उनके खाते में पहुंचाएंगे, उनको फ्री राशन दे देंगे, हम उनको सिलेंडर दे देंगे, हम उनको इस तरह की चीजें दे देंगे। तो और इसके बदले में आपको क्या दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपके सवाल का मैं जवाब दे रहा हूं कि लोगों को अपनी चुनावी जीत सुनिश्चित करने के लिए लोक लुभावन बजट पेश करने की आवश्यकता नहीं रह गई है। एक लाभार्थियों का एक बड़ा संसार बना लिया गया है। हर राज्य सरकारें भी यही कर रही हैं, केंद्र सरकार भी यही कर रही है, तेलंगाना में यही होता है, उड़ीसा में यही होता है, आंध्र प्रदेश में यही होता है, सब जगह यही हो रहा है। केंद्र सरकार भी यही कर रही है, उन्हें लोक लुभावन बजट की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन वही जो मैंने थोड़ी देर पहले भी अंदर भी कहा था कि बहस में एबीपी न्यूज़ की कि या तो भूखे आदमी को मछली दे दो या मछली मारने का यंत्र दे दो कि आप मछली मारना सीखिए, फिर मछली मारिए, फिर मछली तलिए, फिर मछली खाइए। यहाँ सरकार सीधा मछली दे रही है। आपको लगता है कि ये ठीक नहीं है? नहीं, देखिए, सब्सिडी देने का एक पुराना पैटर्न था, मछली और आप मछली मारने के यंत्र की बात में आपने कही, सब्सिडी देने का पुराना पैटर्न था। हम खाद पे सब्सिडी देते थे, हम तेल पे सब्सिडी देते थे, उसमें बहुत सारा पिलफरेज भी था, बर्बादी भी होती थी। उस बर्बादी को रोकने की बजाय सब्सिडी देने का वो तरीका ख़त्म कर दिया गया। उसकी बजाय टुकड़े जो फेंके जाते हैं ना लोगों के सामने, आप मान लीजिए किसी व्यक्ति के खाते में 2 साल के अंदर 15,000 रुपये आया, आप इससे अंदाज़ लगा लीजिए कि प्रति महीने उसको कितनी आमदनी हुई इसके जरिए। बजाय इसके कि 45% लोग खेती के क्षेत्र में भागीदारी करते हैं, वहाँ केवल 5% का निवेश होता है, बजाय इसके उस निवेश को आप बढ़ाते, वो करने की कोई कोशिश नहीं की गई। अच्छा, इन 5 राज्यों में इस बजट से सरकार को, बीजेपी को फायदा होगा, नहीं होगा? इन चुनावों में इस बजट से बीजेपी को कोई फायदा नहीं होगा। पहले से ही लोगों को लाभार्थी बनाने, वोटर को लाभार्थी में बदलने की जो आर्थिक और राजनीतिक टेक्नोलॉजी है, वो पहले से ही अपना काम कर रही है। सरकार के समर्थकों और उनके पैरोकारों को सबसे ज़्यादा इसी में भरोसा है। वो कहते नहीं है, उत्तर प्रदेश के सारे जितने बीजेपी के समर्थक हैं वो सब कहते हैं कि हमने 3.5 लाख करोड़ रुपए लोगों के खातों में ट्रांसफर कर दिया है, हमने लोगों को फ्री अनाज दे दिया है। हमने जीतेंगे तो और कौन जीतेगा? तो फायदा नहीं होगा तो क्या नुकसान होगा? ना फायदा होगा ना नुकसान होगा। लोगों को इस तरह के बजटों में कोई दिलचस्पी नहीं रही है। वो असल में जनता अलग है बिल्कुल, और बजट जनता, देश की जनता के बहुत छोटे से जिस हिस्से को संबोधित करता है वो बिल्कुल अलग है, और दोनों के बीच में बहुत बड़ा अंतराल है। दोनों के बीच में वो लाभार्थी चेतना पसरी हुई है। कोई एक चीज़ बताइए पूरे बजट में जो आपको अच्छी लगी है।
अब इतनी कंजूसी मत करना कि कुछ भी अच्छा नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। देखिए, बजट में कोई चीज़, हर चीज़ में अच्छे पक्ष भी होते हैं और ख़राब पक्ष भी होते हैं। अगर इसका वैसे भी आपने कहा था कि विस्तार में जाना पड़ेगा, है, इसको देखेंगे। हो सकता है उसमें कुछ ऐसे पहलू हों, जैसे एक ये तर्क है कि हम बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करेंगे, इससे कुछ नौकरियां निकलेंगी। मैं कह रहा हूँ इस तर्क में दम है, ये नौकरियां निकल सकती हैं, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि नौकरियां निकलेंगी। बजट में कुछ ऐसे, बजट 1 साल के लिए होता है ना, वो 25 साल के लिए नहीं होता है। ये कहना कि हम 25 साल का रोड मैप दे रहे हैं, ये बिल्कुल बकवास है। बजट 1 साल के लिए होता है, तुरंत लोगों को फायदा और राहत पहुंचाने के उपाय इस बजट में दिखने चाहिए थे, वो नहीं दिख रहे। हेडलाइन मैनेजमेंट में आपको लगता है सरकार चूक रही है? देखिए, जब मोदी जी आए थे 2014 में सत्ता में, उस वक्त उनका तरीका दूसरा था। आज दूसरा उनका कार्यकाल चल रहा है, उनका तरीका दूसरा है। उस वक्त वो इवेंट मैनेजमेंट करते थे, हेडलाइन मैनेजमेंट करते थे, आज भी करते हैं, लेकिन साथ में उन्होंने आते ही सबसे पहला कदम क्या उठाया था? जन धन योजना का, वो खाते खुलवाने का। तब हम लोग उसका महत्व नहीं समझे थे कि इसका राजनीतिक महत्व है। मैं अपनी कमी स्वीकार करता हूं, तब हम इसका राजनीतिक महत्व नहीं समझे थे। आज समझ में आ रहा है कि उसके जरिए लाभार्थियों का एक विशाल वर्ग बनाना उनका उद्देश्य था, जिसमें धीरे धीरे वो कामयाब रहे हैं और उनकी इस थीसिस को राज्यों के स्तर पर मुख्यमंत्री भी अपना रहे हैं। ये भारतीय लोकतंत्र में जनता और वोटरों की गोलबंदी कैसे की जाए, इस मामले में एक बिल्कुल नई बात है। लेकिन इस बजट से उन लाभार्थियों की संख्या में विस्तार होने वाला भी नहीं है। कम से कम दिखाई तो नहीं पड़ता। वो विस्तार होता वो दिखाई नहीं पड़ता। अगर ये विस्तार हो, अगर वो कुछ कलमें अर्थमंत्री के भाषण में दिखाई पड़ती, उस तरह की कलमें हैं, उस तरह के प्रावधान हैं, तो हम लोग उस पर चर्चा कर रहे होते। हो सकता है बजट के दस्तावेज में कहीं वो छुपी हुई हो, इसलिए ध्यान से हम और आप देखेंगे तो वो निकल के आ जाएंगी। चलिए अभय जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि अभय जी कह रहे हैं कि विस्तार में देखना होगा, हो सकता है कुछ चीज़ें छुपी हुई हो, लेकिन मोदी सरकार ऐसा बजट बनाए जिसमें छुपा हो और दूरबीन से देखना पड़े, ये बात थोड़ी पचती नहीं है। चलिए शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।